यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में हिंदी हॉरर स्टोरीज विद मुनीश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2 सच्ची डरावनी कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा। मैं अपने 3 दोस्तों के साथ अभी अभी एक पीजी में शिफ्ट हुआ था। घर में सुख सुविधा की सारी चीज़ें थी, इसलिए हमें अलग से कुछ खरीदने की आवश्यकता नहीं थी। शुरू के 3 महीने हमने उस पीजी में अपने जीवन के बेहतरीन पल काटे और फिर शुरू हुआ बंद दरवाज़ा का वह डरावना किस्सा। मेरा नाम राहुल है और मैं पेशे से एक लेखक हूँ। मेरे तीनों दोस्तों विमल, अमित और सौरभ एक बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं। उनके दफ्तर चले जाने के बाद मैं घर में अकेला हो जाता था और सच कहूँगा यह एकांत एक लेखक होने के नाते मुझे अच्छे लगते थे, क्योंकि हमारे पीजी के आसपास दूसरा कोई घर नहीं था। इसलिए दिन के वक्त भी मुझे रात जैसी अनुभूति होती थी। दूर दूर तक ना आदमी की जात, फिर रात का पूछो ही मत। उस पीजी में रात डरावनी और रहस्यमयी बन जाती थी। हम 4 दोस्तों के शोर शराबे के बावजूद भी वह भयानक शांति हमेशा जीत जाती थी। खैर, इन सब के होने पर भी मुझे वह पीजी काफ़ी पसंद था, क्योंकि इतनी शांति में मैं बिना किसी खलल के अपनी कहानियों के बारे में सोच सकता था और लिख सकता था। मगर एक और बात थी जिसे मैं शुरू में नज़रअंदाज करता हुआ आया था, मगर धीरे धीरे उस चीज़ ने मेरे दिमाग में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी। बात यह थी कि मेरे दोस्तों के दफ्तर चले जाने के बाद मैं अकेला हो जाया करता था। जब मैं अपना काम कर रहा होता था तब मुझे रह कर दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ें सुनाई देती थी। कई बार मैं उन आवाज़ों को सुनकर घर का मुख्य दरवाज़ा खोलने चला जाया करता था, परंतु मुझे बाहर कोई नज़र नहीं आता था। किस्मत से एक रोज़ मैं दिन के वक्त ड्राइंग रूम में बैठा था। जब मुझे दरवाजे पर दस्तक देने की आवाज़ सुनाई दी, मैंने ठीक ठीक सुना था। यह आवाज़ मुख्य दरवाजे से नहीं बल्कि घर के भीतर से ही आई थी, वह भी उस दरवाजे से जो हमेशा से बंद रहता था। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। आखिर बंद दरवाजे के पीछे से कैसे आवाज़ आ सकती थी। हम जब से उस पीजी में गए थे तब से ही उस दरवाजे में ताला लगा हुआ था। खैर, उस वक्त मैं बंद दरवाजे के बेहद करीब खड़ा था जब फिर से दस्तक हुई और इस बार धड़ाम धड़ाम की 2 ज़ोरदार आवाज़ें आई और मैं डर से पीछे गिर पड़ा। आखिर अंदर कौन हो सकता था? मैंने वहीं लेटकर दरवाजे के नीचे मौजूद खाली जगह से अंदर देखने का प्रयास किया और फिर दहशत मेरे रोम रोम में घर कर गया। मुझे अंदर किसी के पैर नजर आए। कोई नंगे पांव दरवाजे के पास घूम रहा था। फिर अगले ही पल वह ओझल हो गया। मैं डर के मारे अपने कमरे की ओर भागा और दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर लेट गया। शाम को जब मेरे सभी दोस्त दफ्तर से घर लौटे तब जाकर मेरी जान में जान आई। मैं उन्हें यह सारी बातें बताने वाला था, मगर गपशप में मैं उन्हें बताना भूल गया। अगली सुबह मैं कुछ देर तक सोया रहा। तब तक मेरे दोस्त दफ्तर जा चुके थे। जब मैं सोकर उठा
उसी पल बंद दरवाजे के पीछे से आवाज़ आई। मैं उस आवाज़ को नज़रअंदाज करके अपने काम में जुट गया, मगर ऐसा करना इतना आसान नहीं था। मेरी व्यर्थ की जिज्ञासा मुझे अब उस ओर खींच ले गई। धड़ाम धड़ाम की आवाज़ें आई। मैं बह में डूबा हुआ दरवाजे के नीचे से कमरे में देखने के लिए झुका। मैंने दो नंगे पांव कमरे में घूमते नजर आए। कौन है अंदर? मैंने आवाज़ लगाई और उसी पल वह दोनों पैर गायब हो गए। अब तक मेरी समझ में आ गया था कि अंदर कोई इंसान नहीं बल्कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ थी। शाम को जब मेरे दोस्त दफ्तर से लौटे तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई। मेरी बात सुनकर विमल ने कहा कि मैं व्यर्थ में चिंता कर रहा हूँ। उसने कहा कि ज़रूर कोई खिड़की से अंदर घुस गया होगा और शरारत कर रहा होगा, मगर मुझे उसकी बात सही नहीं लगी। जब वह तीनों मुझे समझाने में विफल रहे तब उन्होंने कमरे के अंदर झांककर देखने का फैसला किया, मगर एक परेशानी थी। कमरे में ताला लगा हुआ था। विमल ने तय कर लिया था कि वह मेरी शंका दूर करके ही दम लेगा। वह फौरन हथौड़ी लेकर आया और ताला तोड़ने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा वह झटके से पीछे आ गया। अरे यार, इस ताले को तो लाख द्वारा सील किया है और इस पर क्रॉस वाले लॉकेट लगा हुआ है। मुझे तो लगता है कि राहुल सच कह रहा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। यह कहकर विमल पीछे हट गया। अगले ही पल सौरभ ने विमल से हथौड़े को छीना और बोला, तू आज भी उतना भी बड़ा डरपोक है जितना कि पहले हुआ करता था। मेरे होते मत डरा कर। सौरभ ने ताले से क्रॉस का लॉकेट निकाला और उस ताले पर 10-12 चोट पहुंचाने के बाद वह टूट गया। अब तक रात के 12:30 बज चुके थे। कमरे में बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम चारों ने एक एक मोमबत्ती जलाई और कमरे में दाखिल हुए। कमरा खाली था और खिड़कियां बंद थी। मैंने विमल को दिखाया। खिड़कियों को बंद पाकर उसे भी बड़ी हैरानी हुई, पर जैसा ऐसे मामलों में होता है, लोग पीड़ित को तरह तरह की सलाह देकर समझाने की कोशिश करते हैं। तुम्हें कोई वहम होगा, विमल ने कहा। और नहीं तो क्या, भला भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ होती है क्या? अमित बोला। ज़्यादा सोच सोच कर तेरा दिमाग खराब हो गया है, सौरभ ने कहा। किसी को भी मेरी बातों पर यकीन ना हुआ और वे सभी कमरे से बाहर आ गए। उस वक्त रात के तकरीबन 3 बज रहे होंगे। मेरी नींद प्यास लगने से खुली। मैं रसोई घर की तरफ बढ़ा। इसी दौरान मैंने विमल के कमरे से उसकी आवाज़ सुनी। वह मुझसे कुछ कह रहा था। मैं कमरे तक गया। विमल के बिस्तर के पास कोई खड़ा था और वह आधी नींद में उससे बात कर रहा था। राहुल यार, अब तू सोने जा, तेरा शरीर तेरे पास है, अभी मजाक करने का समय नहीं है। जाकर सो जा और मुझे भी सोने दे, मुझे कल दफ्तर भी जाना है, उसने कहा। पर मैं तो दरवाजे के पास खड़ा था। दूसरी तरफ सौरभ और अमित भी अपने कमरे में सो रहे थे। फिर वह व्यक्ति कौन था जो विमल के बिस्तर के पास खड़ा था और जिसे वह राहुल कहकर संबोधित कर रहा था? मैं चुपचाप कमरे में गया और उस अजनबी के पास पहुंचा। उसे अब तक मेरी मौजूदगी का आभास नहीं हुआ था। मैंने पीछे से उसे पकड़ना चाहा, मगर मेरे छूते ही वह वहां से गायब हो गया। उसने एक बार पीछे मुड़कर मुझे देखना भी नहीं चाहा। मैं
जोर से चिल्लाया और विमल ने फौरन कमरे की बत्ती जला दी। राहुल, यार क्या कर रहा है? वह गुस्से में बोला। कल मुझे दफ्तर जाना है और तेरी वजह से मैं सो भी नहीं पा रहा। इतनी देर में सौरभ और अमित भी वहां पहुंचे। क्या हुआ? कौन चीख रहा था? अमित ने पूछा। राहुल, और कौन? विमल गुस्से में बोला। कहता है कि उसका शरीर खो गया है। पिछले आधे घंटे से परेशान कर रहा है। शरीर खो गया है? सौरभ चौंक कर हैरानी से बोला। अभी तुम जिससे बात कर रहे थे वो मैं नहीं बल्कि कोई और था, मैंने उत्तर दिया। क्या बोल रहा है तू? अभी अभी तो तू कह रहा था कि तेरा शरीर नहीं मिल रहा, विमल बोला। अभी थोड़ी देर पहले तुम जिससे बात कर रहे थे वो मैं नहीं बल्कि कोई और था, मैंने फिर से कहा। मैं तो पानी पीने किचन में जा रहा था जब मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और यहाँ आ गया। तुम उससे मुझे यानी राहुल समझकर बात कर रहे थे। मैं तो बस उसे पकड़ने के लिए कमरे में आया था, मगर मेरे छूते ही वह चीज़ गायब हो गई। मैंने एक सांस में पूरी बात कह दी। सभी यह सुनकर हक्के बक्के रह गए। उस वक्त उनके चेहरे के भाव देखकर यह बता पाना मुश्किल था कि उन्हें मेरी बातों पर यकीन था या नहीं। पर जो भी है, मेरा यकीन मानिए, उन तीनों को डर तो अवश्य ही लगा रहा था। तभी रात के उस गहरे सन्नाटे में धड़ाम धड़ाम की 3 आवाज़ें आई। सौरभ को ऐसा झटका लगा कि वह कूदकर बिस्तर पर जा चढ़ा। अभी किसी ने अंदाज़ा नहीं लगाया था, मगर मैं जानता था कि यह आवाज़ उसी बंद दरवाजे के पीछे से आई थी। अब बोलो, क्या कहना है? मैं डर और उत्साह के मिले जुले भाव से बोला। बोलना क्या है, हम अभी चलकर देख लेते हैं, विमल ने कहा। उसे अब भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं था। फिर क्या था, हम उस कमरे के पास पहुंचे जो हमेशा से बंद रहता था। धड़ाम धड़ाम यह आवाज़ आई, जिसे सुनकर सौरभ और अमित के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। फिर आहिस्ते से दरवाजे की कुंडी अपने आप उठी और बाईं तरफ खिसकने लगी। इसके बाद चरमराती हुई आवाज में वह बंद दरवाजा खुला। दरवाजा खोलते ही एक छोटी सी सीढ़ी दिखाई दी। हम चारों ने एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाई और उस सीढ़ी से बारी बारी उतरने लगे। वह सीढ़ी जहां खत्म हुई वहां बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी, मानो जैसे वर्षों से बंद पड़ा हो। ध्यान से देखने से पता लगा कि यह तो बहुत पुराना एक तहखाना है। अचानक मौसम में परिवर्तन हुआ और मई के इस गर्म महीने में ठंड का एहसास होने लगा। अभी हम सोच ही रहे थे कि आगे क्या करना है कि तभी एक हवा का तेज झोंका आया और मोमबत्ती बुझा देता है। अरे मोमबत्ती कैसे बुझी? यहाँ तो कोई आसपास खिड़की भी नहीं है। बुझी हुई मोमबत्ती ले लिए सौरभ ने कहा। उसकी बात सुनते ही अमित बोला, देख सौरभ, मुझे पता है यह तेरी ही करतूत है। तू विमल को डराने के लिए ये सब कर रहा है। अरे मेरा विश्वास करो, मैंने यह नहीं किया है। मैं तो खुद मामले की तह तक जाना चाहता हूँ कि क्या राहुल सच कह रहा है या उसे कोई वहम हुआ है। सौरभ ने एक ही सांस में सब कह दिया। तभी माचिस की तिल्ली की जलने की आवाज़ आई और मोमबत्ती जल उठी और विमल के कंधे पर हाथ रखते हुए साथ ही यह आवाज़ आई, यह मोमबत्ती मैंने बुझाई थी। इस आवाज़ को सुनते ही हम चारों ने एक साथ देखा तो
सहम कर रह गए। फिर हमारी आंखों के सामने जो दृश्य था उससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अंदर एक नौजवान लड़का खड़ा था। सच बोलूं तो वह एक नौजवान लड़के की आत्मा थी। वह हमारे करीब आकर बोला, मुझे मेरा शरीर नहीं मिल रहा, शायद किसी ने चुरा लिया है। क्या तुम चारों में से कोई एक मुझे अपना शरीर देना चाहेगा? यह सुनकर तो हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और हम चारों वहां से ऐसे भागे कि फिर कभी उस पीजी में लौट के जाने की हिम्मत नहीं हुई। अगर यह कोई भूतों वाली फिल्म होती तब हम अवश्य उस भूत से लड़कर उसे मार भगाते, मगर यह असल जिंदगी है और यहाँ ऐसा काम ही होता है। चलिए दूसरी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक अति उत्साही युवक की है। कैसे वो अपने अति उत्साह की वजह से मुश्किल में पड़ गया। विजय राजस्थान के जयपुर में रहता था। ये तब की बात है जब विजय कॉलेज के दूसरे वर्ष में अभ्यास करता था। कॉलेज की छुट्टियां थी, सो विजय ने सोचा चलो मामा के नए घर 10-12 दिन घूम आते हैं। हाल ही में विजय के मामा ने नया घर लिया था, सो उसने अपना सामान बांधा और चल दिया मामा के घर। विजय के मामा जयपुर में ही रहते थे। विजय के मामा के एक लड़का था और उसका नाम अरुण था, जो तकरीबन विजय की हम उम्र था। दोनों में काफी बनती थी। अरुण काफी खुश हुआ विजय को देखकर। वैसे भी वो भी नई जगह पे अकेला बोर हो रहा था, सो उसे अब एक कंपनी मिल गई। दिन भर काफी मस्ती की दोनों ने। अब रात हुई क्योंकि गर्मियों का वक्त था। दोनों ने सोचा कि घर के बाहर ही खाट लगाकर सोते हैं, सो दोनों ने अपनी अपनी खाट पास पास में लगा ली और फिर बातों में लग गए। विजय की नज़र सामने एक 3-4 मंजिला बिल्डिंग पर गई, जो पूरी तरह खाली और खंडर अवस्था में थी। विजय ने अरुण से पूछा, यार अरुण, ये सामने की बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है क्या? अरुण ने बताया कि ये बिल्डिंग काफ़ी वक्त से खाली है, कोई यहाँ घर नहीं लेता, जो भी लेता है काफ़ी सालों पहले चले गए यहाँ से। विजय ने आश्चर्य से पूछा, क्यों, ऐसा क्या है वहाँ पे जो लोग नहीं रहते? अरुण ने बताया कि सुना है उस बिल्डिंग के पिछले हिस्से में रोज रात को एक प्रेत आता है। ये सुनकर विजय अति उत्साह में आके पूछने लगा कि फिर क्या करता है वो प्रेत? अरुण ने बताया कि सुना है बहुत साल पहले एक आदमी रात को छत से गिर गया था और उसकी वहीं मौत हो गई थी। सुना है रोज रात को वो प्रेत वहाँ जहाँ छत से गिरकर मौत हुई थी वहाँ बैठा होता है या फिर छत पे दिखता है। कई लोगों ने उसकी मौत की बाद उसको छत पे या नीचे पेड़ के पास बैठे रोते हुए देखा है। तब से वहाँ रहने वाले लोग चले गए और कोई आता जाता भी नहीं है। बस इतना कहकर अरुण ने बोला, चलो अब सो जाओ। अरुण की ये बात सुनकर विजय पता नहीं मन में क्या सोचकर खुश होने लगा। रात के 2:30 बजे विजय उठता है और धीरे से उस बिल्डिंग की ओर चलने लगता है। दरअसल वो देखना चाहता था कि ये भूत प्रेत होते भी हैं या नहीं। विजय बिल्डिंग की एंट्रेंस पे पहुंचकर थोड़ा सहम गया क्योंकि काफ़ी अंधेरा था। बिल्डिंग काफ़ी सालों से खंडर अवस्था में थी। जगह जगह पेड़ पौधे निकल आए थे। विजय
संभल संभल कर आगे बढ़ता है। एकदम से एक ठंडी हवा का झोंका उसके पास से गुजरता है। ये महसूस करके विजय घबरा जाता है। विजय बिल्डिंग के पिछले हिस्से में पहुंच जाता है। पिछले हिस्से का मंजर देखकर वैसे ही कोई भी डर जाए। खंडर इमारत की बंद मकानों की खिड़कियां से झांकता अंधेरा ऐसा एहसास दिलाता कि अंदर से कोई देख रहा हो। हवा से बंद होते खुलते दरवाजों की आवाज़ और पेड़ से गिरे सूखे पत्तों की आवाज़ विजय के शरीर में एक सिरहन ही पैदा कर रही थी। एक बड़े सूखे पेड़ के नीचे विजय को कुछ दिखता है, कुछ आभास होता है। डर के बावजूद विजय करीब जाकर देखने का मन बनाता है। धीरे धीरे विजय करीब जाने को अपने कदम बढ़ाता है। अचानक उसके कदम रुक जाते हैं, क्योंकि अब उसने जो देखा वो किसी की भी जान सुखा दे। एक आदमी पेड़ के नीचे विजय की तरफ पीठ करे सफ़ेद लिबास में बैठा रो रहा था। उसकी रोने की आवाज़ बहुत अजीब और डरावनी थी। विजय ने अटकती हुई आवाज़ में पूछा, उसे, कौन हो तुम? इतना बोलते ही वो आदमी धीरे धीरे घूमने लगा विजय की तरफ। विजय ने जैसे ही उसका चेहरा देखा उसके प्राण ही सूख गए। बड़े बड़े बाल, चेहरा सफ़ेद बिल्कुल, आंखों की जगह खाली गड्ढे थे और उनमें से निकलता खून, और टेढ़ी एक तरफ झुकी हुई गर्दन। ये सब देख के विजय के हाथ पैर कांपने लगे। वो मुड़कर तेजी से पूरी जान लगाकर दौड़ा। गिरते पड़ते वो अपने मामा के घर पहुंचा और बिना किसी को कुछ कहे चुपचाप अपने बिस्तर पर सो गया। सोता तो क्या, बस वही सब जो कुछ लम्हों पहले देखा वो ही आंखों के सामने घूम रहा था। जिसे देखा वो ही प्रेत था जिसके बारे में अरुण ने बताया था। दूसरे दिन सुबह भी विजय एकदम खामोश था। मामा मामी अरुण सबने पूछा पर उसने कुछ भी ना बताया। विजय बहुत डर चुका था। दूसरे दिन रात को बाहर अरुण और विजय सो रहे थे। विजय ने देर रात जब करवट बदली तो देखा वो ही प्रेत उसके बिस्तर के सिरहाने के पास खड़ा था और विजय को ही देख रहा था। डरावनी आवाज में रो रहा था। विजय तो हक्का बक्का रह गया। चिल्लाना चाह रहा था पर मानो हल्क में ही आवाज दबाकर रह गई। उसने जोर से अरुण की खटिया को लात मारी, जिससे अरुण उठ गया और अरुण को कुछ ना दिखा। अब अरुण को विजय ने सब बता दिया, पर कसम भी दी कि ये बात घर में किसी को ना बताए। तीसरे दिन अरुण और विजय दोनों घर में सोए, पर जब देर रात विजय की आंख खुली तो उसने देखा वही प्रेत उसके कमरे की खिड़की पे खड़ा उसी को देख रहा था। विजय ने फिर अरुण को उठाया और खिड़की की तरफ इशारा किया। अरुण को कुछ नहीं दिख रहा था, पर वो प्रेत विजय की ओर देखकर रोए जा रहा था। विजय बहुत डर गया था। अब विजय सुबह होने का इंतज़ार कर रहा था कि कब सुबह हो और वो अपने घर चला जाए। सुबह होते ही विजय ने अपने मामा मामी को घर जाने की बात बताई। उनको भी विजय का 2-3 दिन से हाव भाव अलग लग रहे थे और ऐसे अचानक जाने को कहा तो उन्हें और भी असहज लगा। मामा मामी ने जोर देकर पूछा तो विजय ने सारी बात बता दी। मामा ने विजय पर गुस्सा होते हुए कहा, तुम्हें पता है तुमने क्या पागलपन किया है? तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए था।
जिन लोगों को गलती से भी उस प्रेत से सामना हो गया उनका बुरा हाल हुआ है, और तुम तो सब जानने के बाद वहां गए। मामा ने आगे कहा, उस बिल्डिंग की छत पे से 4-5 लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर कर ऊपर से नीचे फेंक दिया था, और वो आदमी उस पेड़ के पास जाकर गिरा और वहीं उसने दम तोड़ा। उसके गुनहगारों को सजा भी ना हुई, इसलिए वो भटक रहा है और वहीं पेड़ के नीचे आकर रोज रात को रोता है, और कभी कभी छत पे भी दिखता है। तुम एक काम करो, अभी के अभी मैं तुम्हें अपने घर छोड़कर आता हूँ। विजय के मामा विजय को लेकर छोड़ने गए। रास्ते में आते हनुमान जी के मंदिर पर पंडित जी से दोहरे धागे करवाए, और जब मंदिर से निकले तब विजय ने देखा वो प्रेत उसे दूर पेड़ के पीछे से देख रहा था। विजय ने दौड़कर अपने मामा का हाथ पकड़ लिए और मुंह फेरकर निकल जाता है। उस दिन के बाद विजय कई सालों तक उसके मामा के घर नहीं गया। काफी सालों बाद जब विजय आया तब सब कुछ बदल चुका था। वो बिल्डिंग तोड़ दी गई थी, पर पेड़ अब भी वहां था। अब ये हादसे वहां और बढ़ गए थे। आए दिन वो प्रेत किसी न किसी को दिख ही जाता है, पर विजय कभी मुड़कर भी उस तरफ नहीं देखता। अब विजय भी काफी बदल चुका था। एक समय का अति उत्साही विजय अब सहमा सहमा सा रहने लगा है। आज भी वो रात को कई बार उठकर अपने सिरहाने और खिड़की की ओर शक की निगाहों से देखता है कि कहीं वो प्रेत फिर से तो नहीं आ गया। अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। जल्द ही मिलते हैं दोबारा कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।